shining stars. Once again, your teacher, your geography teacher Prajita is here with a new lesson of geography class 7th, and the chapter is chapter number 7. So today we are going to study about human environment, settlement, transport and communication. क्या पढ़ेंगे आज हम? ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें उनका सेटलमेंट कैसे हुआ, ट्रांसपोर्ट क्या क्या यूज़ किए गए, कम्युनिकेशन कैसे किया गया, कैसे स्टार्ट हुआ, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो वी स्टार्ट हियर. You will learn. What are you going to learn in this chapter? Settlements, transport, communication, global society. So children, let us begin. अब यहाँ 3 pictures दी गई हैं. Okay? We are able to see 3 pictures here. और ये pictures किस चीज़ की हैं? ये houses, जहाँ रहते हैं लोग. Okay? We live in houses. So which type of house is this? Is it a permanent house? क्या ये पक्का घर बना हुआ है, एक permanent घर है? No, this is a temporary settlement here. Like people who move from one place to another, they don't live in a permanent settlement. They live in a temporary settlement. वो अपना एक temporary setup करते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं और फिर move on कर जाते हैं. Okay? This is a कच्चा house. This is a permanent settlement, but परमानेंट सेटलमेंट में भी 2 तरह के होते हैं. एक कच्चा हाउस होता है, एक पक्का हाउस होता है. ओके, दिस इज मेड ऑफ सी द स्ट्रॉज. ऊपर छत किस चीज़ की है? स्ट्रॉज की है, घास फूस है, सूखे घास. एंड हियर द मड हैज़ बीन यूज्ड, द मड, द ब्रिक हैज़ बीन यूज्ड हियर. बट इन पक्का हाउस, द ब्रिक, द सीमेंट, आयरन, all the things which make the house pakka, which makes the house very strong, is used in this pakka house. So 3 types of houses you have seen. This is a temporary settlement. एक temporary settlement जहाँ लोग एक जगह थोड़े दिन रह के वहाँ से फिर दूसरी जगह चले जाते हैं. This is a कच्चा house and this is a pakka house. Now, we have learned in the previous chapters that human beings are dependent on nature to satisfy their various needs. अभी प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं. और किस चीज़ के लिए? टू सेटिस्फाई दे, उनकी जो नीड्स होती हैं, डे टू डे नीड्स होती हैं, डेली नीड्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव मेड डिफरेंट चेंजेस टू द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ देयर सराउंडिंग्स. और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में भी अलग अलग तरह के चेंजेस किए हैं. Humans transformed themselves from hunter-gatherers to producers by learning how to grow food and domesticating animals. अब humans ने खुद को भी ट्रांसफॉर्म किया है, इंसान ने खुद को भी ट्रांसफॉर्म किया है हंटर गैदरर्स से पहले. हंटर गैदरर्स वो कुछ जगह एक जगह पे रहते थे थोड़े दिन के लिए, वहाँ हंटिंग करते थे, अपना फूड इकट्ठा करते थे, फिर वहाँ से मूव कर जाते थे आगे. तो दे वर हंटर गैदरर्स. बट वहाँ से उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, पालना सीखा, और लर्निंग हाउ टू ग्रो फूड, फूड कैसे उगाया जाए, ओके, कल्टीवेशन कैसे की जाए, वो सब उन्होंने सीखा. विथ टाइम दे बिल्ट हाउसेस एंड डेवलप्ड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और टाइम के साथ साथ उन्होंने घर बनाना सीखा और ये भी सीखा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को और अच्छा कैसे बनाया जाए. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए. द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कंप्राइज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. एक ह्यूमन बींग को सर्वाइव करने के लिए कौन सी 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फूड, खाना, क्लोथ्स, शेल्टर, रहने की जगह, एंड क्लोथिंग्स. क्लोथिंग्स मीन्स कपड़े जो हम पहनते हैं. द नीड फॉर शेल्टर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सेटलमेंट्स. अब ये जो शेल्टर की, रहने की जगह की जो नीड आई, इसने किस चीज़ का को जन्म दिया? सेटलमेंट्स को जन्म दिया कि किस तरह से रहा जाए. ग्रेजुअली ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. धीरे धीरे जो ह्यूमन है वो कहाँ सेटल होने लगा? रिवर बैंक्स पे, रिवर के किनारे सेटल होने लगा.
Settlements are places where people build their houses. और settlements किसे बोलते हैं? जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, वो होते हैं उनका settlement. With the development of trade, commerce and manufacturing, the size of settlements increased. और इनके साथ साथ ट्रेड कॉमर्स के साथ साथ साइज जो है सेटलमेंट का वो भी बड़ा होने लगा. Thus small settlements became towns, cities and metropolitans. और छोटे छोटे जो सेटलमेंट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, बड़े बड़े सिटीज़ बन गई और मेट्रोपॉलिटन्स बन गए. ओके, now let's read about the settlements. The practice of living at one place emerged only after the beginning of settled agriculture and practice of domestication of animals. अब एक जगह पे रहकर practice of living at one place, एक जगह पे रहना कब से शुरू हुआ? जब से इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया और एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तब से वो एक जगह सेटल होने लगा, एक जगह पे रहना शुरू किया उसने. रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड हैबिटेशंस. एक सेटल्ड हैबिटेशंस का डेवलपमेंट, उसका रीज़न क्या था? उसके डेवलपमेंट का रीज़न क्या क्या थे? द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले द मोस्ट क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स. टोपोग्राफी ऑफ द लैंड plays an important role in the development of settlements in a particular place. लैंड की जो टोपोग्राफी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी सेटलमेंट के डेवलपमेंट में. द टेरेन ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंसेस टाइप्स ऑफ हाउसेस, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ हाउसेस उस तरह के बिल्ड किए जाते हैं, रोड्स उस तरह के बनते हैं और ट्रांसपोर्ट वैसा यूज़ होता है. इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग एंड इन्वेंशन ऑफ टूल्स हेल्प्ड ह्यूमंस टू चूज परमानेंट साइट्स ऑफ सेटलमेंट्स. अब जब फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई और टूल्स का इन्वेंशन हुआ, नए नए टूल्स का इन्वेंशन हुआ, उससे परमानेंट सेटलमेंट्स बढ़ने शुरू हुए. ह्यूमन ने चूज़ किया परमानेंट सेटलमेंट में रहने का. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर लिविंग सच एज क्लीन एयर एंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इवन एनिमल्स टू हंट फॉर फूड. अब जब इंसान को जिस जगह पे ज़्यादा अच्छी हवा, क्लीन हवा मिलने लगी, फूड मिलने लगा, फ्रूट्स मिलने लगे, वेजिटेबल्स मिलने लगे, इवन एनिमल्स हंट करने के लिए ज़्यादा मिलने लगे, तो ह्यूमन बीइंग उस जगह पे सेटल होना उसने शुरू कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट करना शुरू कर दिया. डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेड टू द डिज़ायर फॉर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. Marriage, kinship and the security of family and tribe were some of the major attractions of settled life. ये सब reasons थे settled life start होने के. Climatic condition changes which took place about 10,000 to 7,000 years ago forced people to move to more favorable locations. अब जो climatic changes हुए उसने इंसान को क्या किया, जो कि कहाँ कब हुए थे? 10,000 से 7,000 ईयर्स अगो. ये क्लाइमेटिक चेंजेस जब हुए तो उसने इंसान को फोर्स किया ऐसी जगह पे रहने पे जहाँ पे उसके फेवर में हो क्लाइमेटिक कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल द सहारा इन अफ्रीका वॉज एन एरिया ऑफ डेंस वेजिटेशन सम 7,000 to 8,000 ईयर्स अगो. अब सहारा जो है अफ्रीका में वो बहुत डेंस वेजिटेशन था वहाँ पे 7,000 से 8,000 ईयर्स अगो. When it turned into a desert, the people who lived there migrated to other areas. तो जब ये डेंस था वहाँ पे वेजिटेशन, उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा वहाँ रहते थे, लेकिन जब ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया तो लोग वहाँ से दूसरी जगह पे मूव कर गए. Types of settlements. Now there are various types of settlements. Settlements can be described in terms of the major economic activities of their inhabitants. There are two main types of settlements. Settlements दो तरह के होते हैं, temporary and permanent. Okay? I told you just at the starting of the chapter that there are temporary settlements and there are permanent settlements. When people settle at a place for a short period or temporarily, the type of their habitation is called a temporary settlement. जब लोग किसी जगह पे बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और टेम्पररीली रहते हैं, फाइन, कोई परमानेंट जगह नहीं बनाते हैं रहने का, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट.
forest dwellers, hunter-gatherers and people practicing transhumance can be classified in this category. ये लोग रहते हैं temporary settlement में, जो hunter-gatherers हैं, forest dwellers हैं. Permanent settlements are settlements in which people build permanent houses with different types of facilities and have permanent activities such as agriculture, trade and commerce. Now, what are permanent settlements? Permanent settlements वो हैं जहाँ पे लोग permanent houses बनाते हैं और अलग अलग तरह की अपनी facilities वहाँ पे available कराते हैं अपने लिए, और कुछ permanent activities भी करते हैं, जैसे कि agriculture करते हैं वहाँ, trade और commerce, इन सब की वजह से वो वहाँ पे permanently settle हो जाते हैं. On the basis of the economic activities of people, settlements can be of two more types. अब लोगों की economic activities की वजह से इस settlement को दो और types में divide किया गया है, rural and urban. कौन कौन से types हैं वो? Rural and urban. पहले तो इसको temporary और permanent में divide किया गया. After that again it's divided into rural and urban. What is a rural settlement? Rural settlements are villages where people depend on primary occupations such as agriculture, fishing and craft work. Rural settlements क्या हैं? वो villages जहाँ पे लोग किस पे depend करते हैं? Primary occupation पे. कौन से हैं वो? Agriculture, fishing and craft work. इन पे जो लोग depend करते हैं उसे कहा जाता है rural settlement. These settlements are small and usually have mud, wood or stone houses. अब यहाँ जो लोग रहते हैं उनके settlements कैसे होते हैं, उनके घर कैसे बने होते हैं? या तो mud के होते हैं, wood के होते हैं या stone houses. There are 5 patterns of rural settlements: linear, circular, dispersed, nucleated and radial. See, linear pattern ये है, circular pattern in this way and dispersed pattern. Fine. इस तरह के settlements होते हैं. Linear pattern. What is a linear pattern? A linear settlement generally develops along a river, canal, road or railway line in an elongated and narrow way. अब linear settlement जो है वो या तो किसी river के side पे होता है या railway line के side पे या canal या road इनके side पे होता है, और एक elongated लंबे एक के बाद एक इस तरह से settlement होता है. Fine, in an elongated way. Circular pattern. Rural settlements that develop around a central open space or a source of water such as well, pond, lake or oasis are characterized by a circular shape. अब circular pattern में देखिए rural settlement जो होता है वो किसी water body, कोई भी water body या तो well है या pond है या lake है या oasis है, उसके चारों तरफ circular shape में इस तरह से settlement होता है. Fine, that's why it is called a circular pattern. Now, what is the dispersed pattern of settlement? Rural settlements that develop in hilly terrains, desert or in forest region are scattered over large areas. अब ये जो रूरल सेटलमेंट जो कि हिली एरियाज़ में होता है, हिली टेरेन्स में या डेजर्ट में या किसी फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है? स्कैटर्ड होता है, बहुत बड़े एरिया में वो अलग अलग जगह पे फैला हुआ होता है. The limitation of flat land and the difficulty to access these places is the main reason behind the development of such a settlement pattern. यहाँ availability of जो land है, flat land, जहाँ पे भी flat land मिलता है वहाँ पे settlement कर लेते हैं लोग. ओके, तो यहाँ डिफ़िकल्ट होता है कि एक साथ एक ही जगह पे सारा फ्लैट लैंड मिल जाए, इसलिए ये स्कैटर्ड होता है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे कोई कहीं. फाइन, सो दिस इज द डिस्पर्स्ड पैटर्न. ओके, नाउ let's move further. Nucleated pattern. What is a nucleated pattern? Look at this. In this type of settlement, houses are located in close proximity to each other in the form of a cluster. अब न्यूक्लिएटेड पैटर्न में क्या होता है? घर जो होते हैं वो एक दूसरे बहुत पास पास होते हैं. ओके, इन फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर. जैसे स्टार्स आप जब स्काई पे देखते हैं तो कहीं कहीं आपको स्टार्स का क्लस्टर दिखता है ना, कि बहुत सारे स्टार्स एक जगह पे इकट्ठे दिखते हैं. इन दिस वे द न्यूक्लिएटेड पैटर्न इज देयर. नाउ रेडियल पैटर्न. Settlements that develop around a common point. For example, a point
where highways intersect each other are characterized by very compact houses in close proximity to each other. The intersection of the highway forms the nucleus of this kind of settlement pattern. अब देखिए जो रेडियल पैटर्न है वहाँ क्या होता है, वो किसके चारों तरफ डेवलप होता है, एक कॉमन पॉइंट के चारों तरफ. जैसे जहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ हाईवेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, चारों तरफ से हाईवेज आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट करना मीन्स मिलना. तो उसके चारों तरफ देखिए हाउसेस बहुत पास पास होते हैं. फाइन. नाउ द अर्बन सेटलमेंट. व्हाट इज एन अर्बन? अभी तक हमने रूरल सेटलमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट आर मच लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू रूरल सेटलमेंट. जो अर्बन सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पे होता है. Cities, industrial towns and metropolitans come under urban settlement. Here houses are mostly made of concrete material and are much more durable as compared to rural houses. अब rural houses में किस चीज़ से बना था? mud, wood, stones, इससे houses बनते हैं, जो कि परमानेंट ये जो houses होते हैं, जो urban settlement में houses होते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उससे कम स्ट्रॉन्ग होते हैं. लेकिन जो अर्बन सेटलमेंट में हाउस होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर मेड, हियर हाउसेज आर मोस्टली मेड ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल्स एंड आर ड्यूरेबल, और वो ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं. पीपल इन अर्बन एरियाज आर एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज बैंक्स, मार्केट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. और जो अर्बन एरिया में जो लोग होते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं? ज़्यादातर बैंक्स में, मार्केट्स में, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. अर्बन सेटलमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन फंक्शंस. अब अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन उनके किस पे होता है? क्लासिफाइड होते हैं किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन फंक्शन. उनके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आर द सेंटर ऑफ गवर्नेंस or capital of a state or nation such as New Delhi, Bengaluru, Beijing, Washington DC, London, etc. जो administrative towns हैं उनका center of governance और capital of a state और nation होता है. ठीक है. Trading towns are popular for marketplaces for buying and selling of finished goods. They also carry out distribution activities, for example, Agra, Hyderabad, etc. Now defense towns provide support to the armed forces. जो defense towns होते हैं वो armed forces से support करते हैं and are the base camps for the armed services. जो armed services में होते हैं उनके वहाँ वो base camp होते हैं. These towns have training academies. अब इन towns में training academies होती हैं, barracks होते हैं and other important facilities. They are well connected by transport network. अब कौन कौन सी जगह हैं ऐसे जो डिफेंस टाउन्स हैं? एग्जाम्पल बरेली, झांसी, अम्बाला, जामनगर etc. Cultural and educational centers are widely known for their cultural and educational significance. जो cultural and educational centers होते हैं वहाँ पे cultural and educational significance के लिए वो जाने जाते हैं. And their contribution to the promotion of art, culture and education, such as Shantiniketan in India, Heidelberg in Germany and Cambridge in the UK. Fine. ये education, cultural और educational centers हैं. Certain urban centers have developed primarily because of their religious significance. अब कुछ हैं जो religious significance की वजह से हैं, such as Varanasi. These towns are categorized as religious towns. इन towns को religious towns के हिसाब से categorize किया गया है. Cities such as Mumbai, Chennai and Kolkata emerged primarily due to the availability of ports. अब ये जो है चेन्नई, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, ये अपने पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से इमर्ज हुए थे. These cities are known as port towns और इन cities को कहा जाता है port towns. Small towns which serve as the residence of a large population are called residential towns. अब कुछ होते हैं residential towns. These towns refer to the suburbs such as Gurugram, earlier known as Gurgaon, and Salt Lake City, which is Kolkata. Okay? Now, tourist towns. There are many tourist towns also
are the towns of tourist interest. These towns are set up for the recreational need of people. For example, Ooty, Nainital and Darjeeling. These are some of the tourist towns where tourists regularly visit. Urban-rural interdependence. Now, what is the interdependence between this urban and rural? Urban centers, though well developed, are dependent on rural areas to fulfill many of their basic needs. अब ऐसा नहीं है कि urban centers जो हैं, जो urban areas हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उनको रूरल एरियाज़ की ज़रूरत नहीं होती. नो, दे आर डिपेंडेंट टू द रूरल एरियाज़ फॉर मैनी ऑफ देयर नीड्स. बहुत सारी नीड्स होती हैं उनकी. देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स. अर्बन और रूरल दोनों टाइप के सेटलमेंट्स में एक हाई इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट हैं. Rural areas supply food grains, agriculture, raw materials and labor to towns. Rural areas से क्या होता है? Food grains supply होता है, agricultural, raw materials और labor supply करता है ये rural area. किसको? Towns को. At the same time, they also depend on the urban sector to sell their products and serve as a market for finished products. और जो रूरल एरिया है वो डिपेंड करता है अर्बन एरिया पे अपने क्या सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. दे ऑल्सो डिपेंड ऑन टाउन्स फॉर बेटर सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन सेंटर्स एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और जो रूरल एरियाज़ हैं वो डिपेंड करते हैं अर्बन एरियाज़ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए. We have read that roads, railways, rivers and ports help in the development of settlements both in rural and urban regions. Let us now read about the transport and communication facilities available to people in different regions. अब अलग अलग regions में transport और communication facility कैसे available होता है. First we'll read about the transport. Transport networks have always played an important role in the interaction between humans and their environment. Human और उसके environment में एक proper interaction के लिए जो transport network है वो बहुत important role play करता है. It has had both a negative and positive impact on the environment. और इसका दोनों तरह का impact होता है environment पे, negative भी positive भी. The world's first wheeled vehicles were used during the early civilizations in 3500 BCE. पहला wheeled vehicle जो है वो early civilization में यूज़ किया गया था 3500 BCE में. The invention of the steam engine provided speed to transport which was further enhanced by other modern inventions. और जब steam engine का invention हुआ तो उस steam engine ने क्या provide किया? स्पीड प्रोवाइड की ट्रांसपोर्ट को. इन मॉडर्न टाइम्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ लेड टू मेनी इम्प्रूवमेंट्स इन कंफर्ट, सेफ्टी एंड स्पीड. और आज के ज़माने में, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उससे कंफर्ट, सेफ्टी और स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सब डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉडर्न टाइम्स में अवेलेबल हैं. Now roadways transport. Roadways are the most important means of transport. Its vast network makes it the lifeline of the country. ये जो roadways है ये country का lifeline होता है. Roads connect the inaccessible parts and remote landlocked villages with other parts to ensure their development. और ये जो roads हैं यही connect करते हैं ऐसे parts को जो कि इनएक्सेसिबल है, जहाँ कोई जा नहीं सकता है, उस पार्ट को कनेक्ट करते हैं. और विलेजेस, लैंडलॉक्ड विलेजेस को भी कनेक्ट करते हैं. रोड्स आर ऑफ टू कैटेगरीज, अनसर्फेस्ड एंड सर्फेस्ड रोड्स. अब दो तरह के रोड्स होते हैं, अनसर्फेस्ड एंड सर्फेस्ड. अनसर्फेस्ड रोड्स आर अ लिटिल मोर दैन पाथवेज और एनिमल ट्रैक्स मेड नेचुरली और आर्टिफिशियली. जो अनसर्फेस्ड रोड्स होते हैं वो या तो नेचुरली बनते हैं या आर्टिफिशियली बनते हैं और थोड़े से ज़्यादा होते हैं वो पाथवेज से. ओके. Surface roads are coated with several types of materials such as charcoal, rubber, cement or a mixture of these.
और जो सरफेस रोड्स होते हैं, जो प्रॉपरली रोड जो बनाए जाते हैं, वो इन सब के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। सरफेस रोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटल रोड्स। रोड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। अब जो रोड्स हैं उनकी कैटेगरीज कितनी हैं? 4 टाइप्स के हैं वो। नेशनल हाईवेज, border roads, state highways and expressways. These are the 4 types of roads. Fine. National highways, border roads, state highways and expressways. What is national highway? They connect state capitals. State capitals को connect करते हैं national highway. हम बोलते हैं ना NH14, NH, तो NH is national highway. Border roads. They maintain supplies to the remote areas along the international border of India. जो remote areas हैं वहाँ पे supplies provide कराते हैं, वो maintain करते हैं supplies का remote areas में. State highways, they connect the state capital with other cities and districts of the state. And the expressways, they have about 6 lanes and are meant for fast road transport. आजकल चारों तरफ expressways हैं और उसमें क्या होता है, 6 लेन्स होते हैं जिससे कि फास्ट हो जाती है रोड ट्रांसपोर्ट. इन इंडिया मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोड्स हैज़ बीन टेकन अप ओनली रिसेंटली. अभी हुआ है मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोड्स अंडर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ एक्सप्रेसवेज, golden quadrilateral and link roads have now been undertaken in collaboration with the government and the private organization. गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से ये सब चीज़ें अब पॉसिबल हुई हैं. द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर इन द ईस्ट विद पोरबंदर इन द वेस्ट and the north-south corridor connects Kanyakumari in the south with Srinagar in the north. Highways exist in different parts of the world. Highways जो है वो अलग-अलग parts of the world में हैं. They are known by different names such as autobahns in Germany, motorways in UK. These are the names of the highways. Autobahns in Germany, motorways in the UK and freeways in the United States. Transcontinental roads connect different parts of various countries within a continent, such as Trans-Canadian Highway from Vancouver to St. John's, Newfoundland, etc. Okay? Now, what's next? Next is railways transport. The railway is also a type of land transport that carries पैसेंजर्स एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. रेलवेज भी एक तरह का रोड ट्रांसपोर्ट ही है जो कैरी किसको करता है, पैसेंजर्स को कैरी करता है और बहुत हैवी गुड्स को भी लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाता है. इट इज़ कंपैरेटिवली फास्टर दैन रोडवेज. और जो रेलवेज है वो रोडवेज से थोड़ा फास्टर है, तेज़ है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेलवे वॉज ओपनड इन 1825. जो पहला रेलवे था वो कहाँ ओपन हुआ था, कब हुआ था? इन 1825 बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन ऑफ इंग्लैंड. 1825 में बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन ऑफ इंग्लैंड. इन इंडिया द रेलवेज बिगैन इन 1853. अब इंडिया में कब स्टार्ट हुआ रेलवेज? 1853 में. द फर्स्ट ट्रैक वॉज लेड बिटवीन मुंबई एंड थाने. और जो पहला रेलवे ट्रैक बिछाया गया था वो कहाँ से कहाँ तक था? मुंबई से थाने तक, मुंबई एंड थाने के बीच में. द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन्स, द TGV ट्रेन Grandwitzse of France and the bullet train of Japan are electrically powered with a locomotive at each end. ये electrically powered होते हैं. Okay? The long distance railway track built across a continent is known as transcontinental railway, such as the famous Trans-Siberian Railway. जो long distance railway track है built across a continent. एक continent में जो long distance railway track है उसे कहा जाता है Transcontinental Railway. और वो कौन सा है famous? Trans-Siberian Railway, which runs from one end of Eurasia to the other. यूरेशिया के एक एंड से दूसरे एंड तक वो क्या है? रेलवे है.
These are generally fast trains. Other types of fast trains are monorails, as in Germany. Germany में जो monorails हैं. Maglev trains run off the ground with magnetic forces. Many cities of the world like London, New York, Delhi and Kolkata have metro rails. You all must be very much well aware of the metro rails. बैठे भी हैं metro में. Its enclosed tracks run both underground and on elevated surfaces above the ground to provide fast and comfortable service to the city commuters. जो city के अंदर commute करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो fast commute कर पाते हैं इन metros से. In India, considerable progress has been made in railway services. Almost all the major routes have now been electrified. जो ज़्यादातर रूट्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं वहाँ. Railways in India continue to be the main mode of transport for long distance travel as well as for transporting goods. Now we come to the water transport. Waterways have been in use since time immemorial. बहुत टाइम से waterways यूज़ किया जा रहा है. It is the cheapest and most suitable means of transportation for carrying heavy and bulky goods over long distance. Heavy और bulky goods को एक जगह से दूसरी जगह long distance में ले जाने के लिए ये waterways यूज़ किया जाता है. India has 6 national waterways. इंडिया में कितने national waterways है? 6 national waterways. The Ganga Canal from Haldia to Hooghly is a navigable stretch of river Ganga. Then पहला तो हो गया the Ganga Canal, then the Suez Canal and the Panama Canal link 2 continents and provide water transport. Suez Canal और Panama Canal 2 continents को link करती हैं. World's longest waterway is the 6,695 kilometer long Nile River. Fine? While Beijing, Hangzhou Grand Canal was rated as the oldest and longest human-made waterway by the 38th World Heritage Convention on 22nd June 2014. So, world's longest waterway कौन सा है? नाइल रिवर. और बीजिंग का जो हैंगजू ग्रैंड कनाल है उसको क्या रेट किया गया? ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ह्यूमन मेड वाटरवे. Water transport can broadly be divided into inland waterways and ocean or sea routes. Now, what is inland waterways? Inland waterways are navigable rivers, lakes and canals. They provide water transport services in rivers, seas and big lakes. कहाँ कहाँ water services provide कराते हैं? Rivers, seas और बड़े बड़े lakes में. Ganga and Brahmaputra river systems in India, St. Lawrence River seaways, Great Lakes waterway between the USA and Canada are a few examples of inland waterways. Inland waterways के ये कुछ examples हैं. Now we come to ocean routes or sea routes. Ocean or sea routes are waterways shared among different countries. There are 6 major ocean routes and 10 major sea ports. 6 major ocean routes हैं और 10 major sea ports हैं. The major ports are Shanghai, China, then Singapore, Rotterdam, Netherlands, Antwerp, Belgium and New York, USA. Now we come to the air transport. Air transport is the fastest and most expensive mode of transport. सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे fastest mode of transport है. It helps people travel from one place to another within the country or outside the country. Okay? In the shortest possible time, बहुत कम time में एक जगह से दूसरी जगह पे within the country या outside the country पहुंचा जा सकता है. The United States of America, Western Europe, Australia and some countries in South America and Southeast Asia have a very dense network of air routes. इनके air routes जो वो है उनका network बहुत dense है. Major international airports are in cities like London, New York, Paris, Rome, New Delhi, Mumbai, Karachi, Bangkok,
Singapore, Tokyo, Los Angeles, Chicago, Buenos Aires and Rio de Janeiro. इन सब जगहों पे क्या है, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, फाइन, इन सिटीज़ में. These are extremely busy airports. India has made considerable progress in the field of airways, और airways की फील्ड में भी इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है. At present there are few major private and public sector airlines in India which cater both the domestic and international air routes. Air travel has become more comfortable and convenient than it was a decade ago. Decade ago, कुछ टाइम पहले तक जो एयर ट्रैवल था वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कन्वीनियंट टू. नाउ लेट्स रीड अबाउट द कम्युनिकेशन. द प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन? अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करना, इंटरेक्ट करना किसी से, अपने आइडियाज़ को दूसरे को बताना, दूसरे के आइडियाज़ सुनना. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं किसी और से, अपने थॉट्स को या कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन. द मीडियम कैन बी थ्रू राइटिंग, स्पीच, बिहेवियर और जेस्चर्स. The development of modern technologies has resulted in the formation of various modes of communication. Now, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हुआ, उससे क्या हुआ, अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डेवलप हुए. This technological progress has brought about a revolution in the world of communication. All forms of modern communication like radio, television, telephone, mobile phones and computer communication rely on the electromagnetic signals, unlike the old electronic system which still continues with cable communication. जो पुराना तरीका है वो है केबल कम्युनिकेशन का, वो अब भी चला आ रहा है, लेकिन अब जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, जो कि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स से चलते हैं. Today, India is using the same means of communication that are being used in other developed countries. India में भी वही communication use किया, means of communication use किया जा रहा है जो कि दूसरे developed countries में use होता है. Modern communication is the revolution of new ideas aimed at not only to improve technology but also to enhance living standards of humans. Fine, children? Now, means of communication. The modes of communication used today, अब कौन कौन से हैं ये modes of communication? Radio, television, newspaper, mobile phones. There are many different modes of communication. SMS, video, cable television, email, satellite phones and indoor and outdoor advertising. They can be classified into two categories. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. व्हाट आर दे? पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट द पर्सनल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल इज रेफर्ड टू एज पर्सनल कम्युनिकेशन. या तो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या दो से ज़्यादा में कम्युनिकेशन हो रहा है. दैट इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन. The modes of communication used for individual needs are post and telegraph, telephone, computer and fax. ये यूज़ होते हैं personal communication के लिए. Sending written communication or money to family and friends through postcards, envelopes and money order forms is called postal communication. और अगर पोस्ट कार्ड के थ्रू या एनवलप्स में कुछ मनी ऑर्डर फॉर्म्स भेजे जा रहे हैं तो इसे कहा जाता है पोस्टल कम्युनिकेशन. The first internet service provider used the landline telephone system to link computers via a modem. The internet is a huge computer network which connects computers globally via telephone lines and air radio waves. Instead of wires and cables, radio waves are used to transmit signals from one cell phone to another. अब
जब हम सेल फोन यूज़ करते हैं तो हमारा वायर थोड़ा ना होता है, कोई वायर थोड़ा ना लगा होता है। अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं और कोई कहीं और बैठा हुआ है तो वायर से तो कनेक्टेड नहीं होता। क्या यूज़ होता है यहाँ पे? रेडियो वेव से वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स। द सेल्यूलर डिवाइस देन डायरेक्ट द मैसेज बिटवीन द कॉलर एंड द रिसीवर। ओके, नाउ मास कम्युनिकेशन, वो तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। अब मास कम्युनिकेशन कैसे होता है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक इट पॉसिबल टू कन्वे इंफॉर्मेशन और एंटरटेन अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जहाँ पे एक लोगों का जो ग्रुप होता है उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, दैट इज मास कम्युनिकेशन। द एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर रेडियो, टेलीविजन, newspapers and even outdoor advertising like kiosk, billboards and hoardings. So mass communication में क्या, अगर टेलीविजन पे कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सुना जाता है, सब लोग सुनते हैं। मास मीन्स बहुत सारे लोग। फाइन, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो न्यूज़पेपर हर जगह सर्कुलेट होता है, हर घर में जाता है। टेलीविजन हो गया, रेडियो में भी जो भी न्यूज़ होता है वो रेडियो के थ्रू भी सुना जाता है, सब लोग सुनते हैं एक साथ। Like other modes of communication, even these are undergoing revolutionary changes on account of technological advancements. The newspapers can be accessed on computers as e-newspaper. अब न्यूज़पेपर भी पेपर के फॉर्म में ना आके e-newspapers के फॉर्म में हमें कंप्यूटर्स पे ही मिल जाता है। At the push of a button, एक बटन के पुश से हमें e-newspaper सामने आ जाता है हमारे। The following are some advantages of communication. अब कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? इंटीग्रेशन, इट कनेक्ट्स पीपल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। लोग जो बहुत दूर दूर हैं वो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ये इंटीग्रेट करता है। देन हेल्थ केयर, फास्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रिज्ड द गैप बिटवीन डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है, किसी को डॉक्टर को अप्रोच करना, वो बहुत जल्दी ही वो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सकती है। Security, it has provided us with a sense of security in today's competitive environment. Life companion, modern means of communication are like a life companion giving us 24 hours entertainment. और ये जो कम्युनिकेशन है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये हमारे लाइफ कंपेनियन बन गए हैं। 24 आवर्स ये हमारे साथ रहते हैं, हमें एंटरटेन करते रहते हैं। Knowledge, BPO, IT and trade have become more accessible through modern communication. Employment revolution, modern communication has brought about a revolution in the field of employment. Employment के field में भी बहुत ज़्यादा revolution आया है। New technology, communication technologies like the internet, 2G, 3G, 4G, 5G and GPS have set new standards for mobile communication, broadcasting and television. Okay children, now the global society, modern modes of transport and communication have brought the people of the world closer. ये modern means of transport और communication जो है, इससे क्या हुआ है, जो लोग हैं all over the world वो सब इकट्ठा हो गए हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। Communication between people living 1,000 miles away from each other has become so easy that the boundaries of countries seem blurred. अब इन्हीं मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो गया है, जो लोग माइल्स एंड माइल्स अवे रहते हैं वो अब ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे के पास ही हों। Economies of countries are now increasingly dependent on each other. It is often referred to as an era where the world has become a global village. Even small or big event of one country affects or influences people in the other countries. Through the means of communication, people in different parts of the world are connected in an unprecedented way and have formed something that we refer to as the global society. People have come nearer. It is especially being promoted for achieving international peace. इसको इसलिए प्रमोट किया जाए जिससे कि इंटरनेशनल पीस हो जाए। नाउ सी, people are just connected through these means of communication and transport. Okay, so now children, here's a glossary, some word meanings, just go through them, read them, पढ़िएगा इन meanings, word meanings को।
A quick review of the chapter, what we have read in this chapter. A settlement is a place where people live and interact with other people and carry out a variety of activities. A rural settlement is one in which the majority of people are involved in agriculture and related activities. An urban settlement, rural तो ये हो गया, urban क्या होता है? An urban settlement is one in which the majority of people are involved in non-agricultural activities. The means of transport include roadways, railways, waterways and airways. ये हैं means of transport. Roadways are the fastest means of transporting goods and passengers over short distance. Short distance में ले जाने के लिए roadways होता है. Railways are the cheapest and fastest means of land transport and are generally used for long distance travel. And waterways are the cheapest means of transport most suitable for carrying heavy and bulky goods. Airways provide the fastest means of transport although it is the most expensive. सबसे ज़्यादा महंगा है airways. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. So now children, let's answer the questions here. Darken the circle of correct option in OMR sheet. Dash is the cheapest mode of transporting bulky goods over long distance. Long distance में bulky goods ले जाने के लिए जो cheapest mode of transport है वो क्या है? Roadway, waterways, railways, airways. The cheapest is the waterways. Dash is the mode of mass communication. Newspaper, television, radio, all of these. Mass communication का जो mode है वो ये सभी है. Newspaper, television, radio means all of these. The Panama Canal connects the Pacific Ocean with the Dash Ocean, Arctic, Indian Ocean, Atlantic, Dead Sea. It connects the Pacific Ocean with the Atlantic Ocean. Underground roads are called flyovers, subways, overbridges, highways. They are known as subways. The fastest means of transport is train, aeroplane, bus, ship. It's the aeroplane. Now fill in the blanks. Few words are given here. Temporary, site, national highways, telegraph, transport. The place where a building or settlement stands is known as its site. S-I-T-E, site. Dash means the system through which passengers or goods are carried from one place to another. So transport means transport. Okay. Now the next is, there are two main types of settlement, dash and permanent. It's temporary and permanent. So write down temporary here. Temporary. Okay children. Dash connects state capitals. State capitals को कौन connect करता है? National highways. So write down national highways. Okay. The first communication device was, पहला communication device क्या था? It was the telegraph. Telegraph. Fine children? Now say if the given statement is true T or false F. Roadways are the most popular means of transportation for short distance. Is it true? Yes, this is true. Write down T. Air transport is the cheapest mode of transport. No, this is false. It is the costliest means of transport. Inland waterways are navigable, rivers, lakes and canals. Yes, it's true. Road built underground are called subways. जो road underground बनते हैं उनको क्या कहते हैं? Subways. Yes, this is true. The intersection of the highway forms the nucleus of radial settlement pattern. Yes, this is also true. Now children, some question answers to be done.
answer the following questions. Give a brief description of three important rural and urban settlements. Rural or urban settlements के पहले तो examples. What are the examples of these rural settlement? Village of Bibury, England. Then next is Amish country, USA, and Masai Mara, Kenya. These are the rural settlements, important rural settlements. Then the urban settlements, New York City, USA, and Tokyo, Japan, then Mumbai in India. Okay. Now, what is the difference between permanent and temporary settlement? Just now we have read in the chapter about the permanent settlement and the temporary settlement. So, just go through the chapter, read it again and then write down the differences. Name important sea routes of the world. So, some are Strait of Malacca, then Suez Canal and Panama Canal. What is communication? What has greatly revolutionized the communication system? We have just now read about communication also. So, children, read the chapter again, read about communication. अच्छे से पढ़िए communication के बारे में. Communication, as we all know till now, that when we convey our messages, our thoughts to other people, either one or more people or either in a mass, then it's known as communication. And what has greatly revolutionized it? That we have read in the chapter, read it again and you will find out the answer, then write it down. Okay children, so here we end up with our chapter, and wasn't it great reading about all these information, knowing all about the great information which we have got from this chapter about the communication, how the communication has revolutionized and what are the means of transport, how they have changed. Day by day they have kept on changing and they have made the transportation easy. So children, stay tuned for the new video. We will meet again very soon with a new chapter. Till then, be happy, keep learning. Bye.